करवट ले रहा था। 19 अप्रैल 1993 की सुबह ठीक 2:15 पर जब संजय दत्त की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे की जिंदगी पलटने वाली है। एयरपोर्ट पर जैसे ही संजय ने बाहर कदम रखा, चारों तरफ से सैकड़ों पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। पुलिस अधिकारी सुरेश वाले शेट्टी आगे बढ़ते हैं, कॉलर पकड़ते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, संजय, आपको हमारे साथ चलना होगा। शाम ढलते ढलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार खुद मीडिया के सामने आकर ऐलान करते हैं, संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे देश में सनसनी मच जाती है। खबरें चलने लगती हैं कि संजय पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाड़ा लगाया गया है। वो भी किसी छोटे मोटे केस में नहीं, बल्कि मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होने के आरोप में। 12 मार्च 1993 दोपहर ठीक 12:26 मुंबई में एक के बाद एक विस्फोटों से धरती हिल जाती है। बम धमाके इतने भयानक थे कि इमारतें चकनाचूर हो गईं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस उड़ गया और आसपास की इमारतों की खिड़कियों तक के शीशे टूट गए। उस दिन 257 लोगों की जान चली गई और 713 लोग घायल हो गए। इन धमाकों के पीछे था दाऊद इब्राहिम। वजह थी बाबरी मस्जिद का ढाया जाना और उसके बाद देश भर में भड़के दंगे। इसी दौरान जांच में पुलिस के हाथ एक धागा लगता है। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर समीर हंगोरा, हनीफ कदावाला और इब्राहिम मूसा चौहान, जो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से लगातार संपर्क में थे। 11 अप्रैल 1993 को मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया ने बाबा चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान बाबा चौहान ने कबूल किया, अनीस भाई ने मुझे और अब्बू सलीम को कुछ गिटार और टेनिस बॉल्स संजू बाबा के घर पहुंचाने को कहा था। राकेश मारिया थोड़ा हैरान हुए। गिटार एंड टेनिस बॉल्स मतलब क्या? बाबा चौहान बोला, साहब, गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल्स मतलब हैंड ग्रेनेड्स। मारिया ने फिर पूछा, ये संजू बाबा कौन? बाबा चौहान मुस्कुराया, फिल्म स्टार संजय दत्त। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। अगले ही दिन देश के लगभग हर अखबार में संजय दत्त की हेडलाइन थी। मीडिया के कैमरे, माइक, हर जगह बस एक ही सवाल, क्या संजय दत्त आतंक से जुड़े हैं? उधर उस वक्त संजय मॉरिशस में अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को फोन लगाया। सर, मैंने सुना है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लिया है कि मैं बम धमाकों में शामिल हूं। क्या यह सच है? सामरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, हां बेटा, हनीफ और समीर ने तुम्हारा नाम लिया है। संजय बोले, सर, अगर आप चाहें तो मैं शूटिंग कैंसिल करके अभी वापस आ सकता हूं। कमिश्नर सामरा, जो संजय के पिता सुनील दत्त को अच्छी तरह जानते थे, बोले, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, अपना काम खत्म करो फिर वापस आना। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। 6 दिन बाद जब संजय मुंबई लौटे तो एयरपोर्ट पर उनके इंतजार में दर्जनों पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने जैसे ही कदम रखा, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। संजय ने बस इतना कहा, सर, मैंने गलती की, पर मैं आतंकवादी नहीं हूं। शाम होते होते पुलिस ने बयान जारी कर दिया कि संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोप था कि उन्होंने अपने घर पर 3 AK-56 राइफल्स, 9 मैगजीन, 450 कार्टेज और कुछ हैंड ग्रेनेड्स रखे थे, जो उन्हें दाऊद के लोगों ने दिए थे। पूरे देश में हंगामा मच गया। बॉलीवुड सकते में था। एक सुपरस्टार जो फिल्मों में हीरो बनता था, अब असल जिंदगी में एक क्राइम स्टोरी का हिस्सा बन चुका था। वक्त ने उस दिन यह साफ कर दिया था, शोहरत का आसमान जितना ऊंचा होता है, गिरने पर दर्द उतना ही गहरा होता है। 26 अप्रैल 1993 मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर का माहौल उस दिन बेहद गंभीर था। टाड़ा कानून के तहत संजय दत्त का कबूलनामा दर्ज किया जा रहा था। डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने संजय बैठे थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और पछतावे की हल्की झलक। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सर, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार थे, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल
और एक 12 बोर डबल बैरल गन। शिकार का शौक था मुझे, इसलिए ये हथियार रखे थे। मैं अक्सर अपने दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ शिकार पर जाया करता था। संजय धीरे धीरे उस कहानी में उतरते गए जो शायद वो खुद भी भूलना चाहते थे। उन्होंने कहा, साल 1991 में जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया था, वहीं मेरी मुलाकात फिरोज खान ने दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम से करवाई। उसके बाद अनीस मुझसे मिलने घर आने जाने लगा। मैं हनीफ कदावाला और समीर हिंगोरा को पहले से जानता था। उनकी कंपनी मैग्नम वीडियो थी। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म सनम में साइन किया था, इसलिए शूटिंग की बातों को लेकर वो अक्सर मेरे घर आते रहते थे। थोड़ा रुककर संजय ने नीचे देखा और कहा, एक दिन हनीफ ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक हथियार मंगवा सकता हूं। मैंने पहले तो मजाक में टाल दिया, लेकिन जब उसने बार बार कहा तो आखिरकार मैं मान गया। संजय के मुताबिक जनवरी 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ मेरे घर आए। उनके साथ एक और शख्स था, अब्बू सलीम। उन्होंने कहा, कल सुबह हम हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो तीनों एक मारुति वैन में मेरे घर पहुंचे। जब वैन का दरवाजा खुला तो मैंने देखा उसमें 3 AK-56 राइफलें थी। वो नजारा देखकर मैं सहम गया। मैंने घर से एक बड़ा कपड़ा लाकर दिया। उन्होंने राइफलों को बांधा और मुझे पकड़ाया। साथ में करीब 250 राउंड गोलियां भी थी। संजय ने बताया, मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए, बाकी रख लो। लेकिन उन्होंने कहा, अभी रख लो, जरूरत ना हो तो हम वापस ले जाएंगे। उन्होंने मुझे कुछ भूरे रंग के हैंड ग्रेनेड भी दिखाए। मैं डर गया और कहा, यह सब मेरे घर से तुरंत ले जाओ। इसके बाद संजय की बातों में बेचैनी झलकने लगी। मैंने उन राइफलों और कारतूसों को रात को निकालकर घर के अंदर रख दिया। लेकिन डर इतना बढ़ गया कि 2 दिन बाद मैंने हनीफ को बुलाया और कहा, भाई, ये हथियार वापस ले जाओ। 2 दिन बाद वो लोग 2 राइफल और कुछ गोलियां वापस ले गए, लेकिन मैंने एक AK-56 राइफल और कुछ राउंड अपने पास रख लिए। संजय थोड़ा रुकते हैं, फिर कहते हैं, सितंबर 1992 में शूटिंग के दौरान दाऊद गैंग का एक आदमी कयूम मेरे पास आया। उसने मुझे 9 mm की पिस्तौल दिखाई। वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने 400 रुपए देकर वो खरीद ली। 2 अप्रैल 1993 को मैं फिल्म आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस चला गया। वहां मुझे पता चला कि समीर और हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं डर गया। लगा अगर उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने तुरंत यूसुफ नलवाला को फोन किया और कहा, घर की दूसरी मंजिल पर जो काला बैग रखा है उसे तुरंत नष्ट कर दो, नहीं तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। संजय की आवाज धीरे धीरे टूटने लगी थी। उन्होंने आगे कहा, जब अखबारों में छपा कि मेरे पास AK-56 राइफलें हैं तो पापा ने पूछा, संजू, ये सब सच है? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। नींद उड़ गई थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तय किया कि मैं खुद मुंबई वापस जाऊंगा और सब सच बता दूंगा। वो रुकते हैं, फिर धीरे से जोड़ते हैं। मेरे पापा ने मेरे फ्लाइट की डिटेल्स पुलिस तक पहुंचा दी और जैसे ही मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। संजय का कबूलनामा बाहर आया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। मीडिया में सुर्खियां थीं। संजय दत्त ने माना AK-56 घर में रखी थी। बॉलीवुड हिल गया। करोड़ों फैंस सदमे में थे। इन हथियारों का हिस्सा वही था जो बाद में मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल किए गए। यानी इस तरह संजय दत्त टेरर केस की गिरफ्त में आ गए। संजय के पिता सुनील दत्त के लिए यह सब किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। वो टूट चुके थे, लेकिन एक पिता अपने बेटे को कैसे छोड़ देता। उन्होंने हर तरफ दौड़ लगाई, अदालतों में, वकीलों के पास, नेताओं से लेकर पुलिस अधिकारियों तक, क्योंकि उनके लिए संजू सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। वक्त ने उस दिन फिर साबित कर दिया था, कभी कभी एक गलती पूरी जिंदगी की कहानी बदल देती है। साल 1993 का वक्त था जब सुनील दत्त अपने बेटे संजय के लिए दर दर भटक रहे थे। अदालतों, नेताओं और मंत्रालयों के चक्कर काटते हुए एक पिता हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था,
लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, जिसने कभी संजय को स्टार बनाया था, अब चुप थी। फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने भी खुलकर दत्त परिवार का साथ नहीं दिया और इस चुप्पी के बीच संजय को सबसे गहरा घाव मिला माधुरी दीक्षित से। संजय जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन हर दिन फोन से माधुरी को कॉल करते रहे। वो सिर्फ एक आवाज सुनना चाहते थे, एक भरोसा। लेकिन उधर से अब सन्नाटा था। फिर एक दिन मीडिया के सामने माधुरी ने साफ कह दिया, मेरा संजय दत्त से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती और न ही उनसे शादी करने वाली हूं। संजय के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। वो शख्स जो फिल्मों में हीरो था, अब अपनी असल जिंदगी में खुद खलनायक बन चुका था। और इसी वक्त किस्मत ने एक और करवट ली। संजय की आने वाली फिल्म खलनायक रिलीज के लिए तैयार थी। प्रोडक्शन टीम ने प्रचार के लिए फिल्म के पोस्टर्स पर हथकड़ी पहने संजय की तस्वीर छाप दी और नीचे लिखा, हां मैं हूं खलनायक। यह देखकर दत्त परिवार आग बबूला हो गया। सुनील दत्त ने इस मार्केटिंग पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा, यह प्रमोशन पहले से तय था, संजय की गिरफ्तारी का इससे कोई लेना देना नहीं। उधर पुलिस ने संजय के घर की फिर से तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद 5 मई 1993 को हाई कोर्ट से संजय को इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत मिल जाती है। जेल से बाहर आते ही संजय ने खुद को फिर से संभालने की कोशिश की। उन्होंने शूटिंग शुरू की और उनकी रुकी हुई फिल्में गुमराह और साहिबान रिलीज हुई। दोनों हिट रहीं। एक बार फिर ऐसा लगा जैसे संजय की किस्मत पलटने लगी है, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान संजय का नाम मॉडल रिया पिल्लई के साथ जुड़ने लगा, मगर कानूनी झंझटें खत्म नहीं हुई थी। टाड़ा केस चल ही रहा था और दूसरी तरफ पत्नी ऋचा शर्मा से तलाक और बेटी की कस्टडी का मामला भी अधर में लटका था। फिर आया 4 जुलाई 1994, वो दिन जिसने संजय की हिम्मत फिर तोड़ दी। जज जे बेंगडॉन एन पटेल ने उनकी जमानत रद्द कर दी। इस बार संजय को ठाणे जेल की अंडा सेल में भेजा गया। ये जगह हाई सिक्योरिटी कैदियों के लिए थी, एक छोटी तंग अंधेरी कोठरी जहां रोशनी तक अंदर नहीं आती थी। वो दिन, वो रातें, सब कुछ संजय के लिए किसी यातना से कम नहीं था। वो अकेलेपन में डूब गए। एक रात गुस्से और हताशा में उन्होंने अपना सिर दीवार पर दे मारा। खून बहा, टांके लगे और उसके बाद उन्हें एक कैदी प्यारा सिंह के साथ रखा गया। धीरे धीरे प्यारा सिंह से उनकी दोस्ती हो गई। जेल के उस अंधेरे में वही उनका एकमात्र सहारा था। बाहर सुनील दत्त अब भी अपने बेटे को बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह दीवारें ही मिली। उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। ऊपर से तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने पुराने राजनीतिक विरोधी बाल ठाकरे से मदद मांगना। एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने कहा था, जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिवसेना की, बीजेपी की, उस समय आपने बाल ठाकरे की मदद ली? बाल ठाकरे जी इज माई ओल्ड फ्रेंड। जब मैं राजनीति में नहीं था उस जमाने से मैं उनको जानता हूँ एंड ही रेस्पेक्ट्स मी, आई रेस्पेक्ट हिम। और मैं मिला उनको इसलिए कि उस जमाने में उनकी सरकार थी, मिस्टर बाल ठाकरे की उनकी सरकार थी। और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है, तो जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल। हाँ जी, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है, रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। पूरा देश हैरान रह गया कि सुनील दत्त, एक कांग्रेस नेता जिन्होंने दंगों के दौरान मुस्लिम पीड़ितों की मदद की थी और जिनकी शादी नरगिस, एक मुस्लिम महिला से हुई थी, अब उन्हीं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के दरवाजे पर पहुंचे थे, जिन्होंने कभी संजय दत्त की गिरफ्तारी का समर्थन किया था। पर उस वक्त सुनील दत्त के लिए राजनीति, धर्म या इमेज की कोई अहमियत नहीं थी। वो बस एक पिता थे जो अपने बेटे को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक लाना चाहते थे, क्योंकि सच यही था, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ एक पिता की उम्मीद ही आखिरी आसरा बनती है। बाल ठाकरे आखिरकार दत्त परिवार की मदद करने के लिए मान गए। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी लिखा जाने लगा कि संजय दत्त एक राजनीतिक साजिश के शिकार हैं। कुछ ही दिनों बाद बाल ठाकरे ने सबके सामने कहा, मुझे नहीं लगता कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही हो सकता है। कहा जाता है कि ठाकरे साहब ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी खुद इस मामले पर बात की थी। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? The whole family
द नरगिस, द मिस्टर सुनील दत्त और ये सब लड़के। बाल ठाकरे के खुलकर समर्थन में आने के बाद अब संजय के लिए माहौल बदलने लगा। दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे बड़े सितारे भी मैदान में उतर आए। ये सभी राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले और संजय के लिए मदद की अपील की। फिर आया साल 1995, जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बन गई, यानी अब सत्ता खुद बाल ठाकरे के करीब थी। मीडिया में सवाल उठा, संजय दत्त को छोड़ देंगे जब आपकी सरकार आएगी। आपकी सरकार आ गई, आज 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो अभी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहा होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए उनकी। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करूंगा भी। आखिरकार 16 अक्टूबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को जमानत दे दी। 15 महीने जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकले तो सीधा सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, माथा टेका और फिर मातोश्री यानी ठाकरे के घर पहुंचे। अगले दिन अखबारों में छपी एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, संजय दत्त बाल ठाकरे के गले लगते हुए। लेकिन वक्त ने उन्हें एक और गहरी चोट दी। दिसंबर 1996 में उनकी पत्नी ऋचा शर्मा, जो कैंसर से जूझ रही थीं, न्यूयॉर्क में इस दुनिया को अलविदा कह गई। भले ही तलाक और बेटी त्रिशाला की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन ऋचा की मौत ने संजय को अंदर से तोड़ दिया। संजय अब किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। मां पहले ही जा चुकी थी और अब पत्नी भी। लेकिन ऋचा के परिवार ने टाड़ा केस का हवाला देकर त्रिशाला की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। फिर शुरू हुई एक और कानूनी लड़ाई। आखिर कोर्ट ने फैसला दिया, कस्टडी संजय को मिलेगी। लेकिन त्रिशाला का पूरा बचपन न्यूयॉर्क में बीता था और वहां से उसे हटाना ठीक नहीं था। इसलिए संजय ने भारी दिल से उसे वहीं रहने दिया। वक्त बीतने के साथ दोनों परिवारों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। इसी मुश्किल दौर में रिया पिल्लई नाम की मॉडल संजय के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। जब दुनिया उनसे दूर जा रही थी, रिया उनके साथ थी। और वैलेंटाइन डे 1998 बिना किसी तामझाम के संजय ने रिया से मंदिर में शादी कर ली। अब उन्होंने पूरी ताकत से खुद को काम में झोंक दिया। साल 1999 में आई महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव ने सबको चौंका दिया। ये देख, असली 50 तोला कितना? 50 तोला। ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म के लिए संजय को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर के तौर पर। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। नवंबर 2000 में सीबीआई ने एक और बम गिराया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साथ संजय की फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। टीवी पर रिपोर्टर की आवाज गूंजी, "These are the excerpts of the telephonic conversation between Bollywood star Sanjay Dutt and underworld Don Chhota Shakil. Tapes released by Mumbai police." और एक बार फिर वो सितारा जिसने खुद को संभाल लिया था, फिर एक नए तूफान के बीच आ गया। संजय की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं लगती थी। फर्क बस इतना था कि ये कहानी रील नहीं, रियल थी। 11 नवंबर 2000 की वो रात थी। जगह नासिक का होटल ताज रेजिडेंसी। कमरे में 4 लोग बैठे थे, संजय दत्त, डायरेक्टर संजय गुप्ता, महेश मांजरेकर और प्रोड्यूसर हरीश सुगंध। रात के करीब 10:30 बजे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ था छोटा शकील, जो उस वक्त कराची में बैठा था। करीब 45 मिनट तक चली इस कॉल ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के रिश्तों की एक ऐसी परत खोली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉल में शकील की आवाज गूंजी, "सर, एक बात बोलूं? वो जो चीखना है ना, हम करिश्मा को फम्स करके बोलते हैं, तेरी मां की।" कमरे में हंसी गूंजी, लेकिन उस बातचीत में जो कहा जा रहा था वो बाद में देश भर में टहलका मचा गया। संजय दत्त उस कॉल में शकील से मजाकिया लहजे में एक टी-शर्ट की बात करते सुने गए। भाभी कैसे? हाँ, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा। करा दूंगा पक्का। बातों के बीच दोनों किसी बॉलीवुड डांस डायरेक्टर की पर्सनल लाइफ पर भी गॉसिप करते रहे। फिर शकील ने पूछा, तुम्हारा भी बोला, मतलब जो बोलेगा फिगर लिख के दे देना, मना नहीं करना। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, वो तुम लोगों की मोहब्बत है ना, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि यार मैं भी अपने उससे पूरा उतरूं ना। कल को मेरे को कोई नहीं बोलेगा, तुम लोग कहीं नहीं बोलेगे भाई ने हमारे लिए कुछ कम किया ना। पत्रकार एस हुसैन जैदी ने
अपनी किताब माय नेम इज अबू सलीम में लिखा है कि छोटा शकील अब्बू सलीम को खत्म करना चाहता था और उसने इस साजिश में संजय दत्त को इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो संजय जो कभी अब्बू सलीम का दोस्त हुआ करता था। लेकिन अब्बू सलीम को भनक लग गई। उसने तय किया कि वो गोवा में ही संजय को खत्म कर देगा। 4 शूटर्स भेजे गए। आदेश साफ था, गोवा या मुंबई एयरपोर्ट पर मिलो और खत्म करो। संजय को जैसे ही इसकी खबर लगी, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक एक कर दोस्तों को फोन किया, भाई अब्बू से बात करवाओ, समझौता करवाओ। आखिर एक शख्स आगे आया, अकबर खान। वो वही इंसान था जिसने कभी सलीम की जान बचाई थी। सलीम ने कहा, जब तक वो अकबर की कार में रहेगा उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इस तरह अकबर खान की वजह से संजय की जान बची। उधर जिंदगी के मोर्चे पर भी तूफान उठने लगे। रिया पिल्लई से उनके रिश्ते अब दरकने लगे थे। मीडिया में खबरें उड़ने लगी, संजय का अफेयर पाकिस्तान की बेली डांसर नादिया दुरानी से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिया का नाम टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों के बीच की दूरी अब किसी दीवार से कम नहीं रही। आखिरकार दोनों ने साल 2008 में तलाक ले लिया। हालांकि वे बहुत पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन वक्त ने एक नया पन्ना खोला। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS। यह फिल्म केवल एक मूवी नहीं थी, यह एक भाव बन गई। जादू की झप्पी और टेंशन लेने का नहीं, देने का। जैसे डायलॉग्स ने संजय को जनता के दिल में फिर से जगह दिला दी। उनकी इमेज अब एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक प्यारे, भावुक और मासूम इंसान की बन चुकी थी। जिंदगी अब पटरी पर लौटती दिख रही थी। साल 2005 में दत्त परिवार अपने नए घर इंपीरियल हाइट्स में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 25 मई 2005 को एक और सदमा लगा। रात के सन्नाटे में सुनील दत्त को दिल का दौरा पड़ा और वे नींद में ही चल बसे। मां के बाद अब पिता का साया भी चला गया। संजय फिर अकेले रह गए। इन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में आई मान्यता, जिनका असली नाम था दिलनवाज शेख। मान्यता ने संजय की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने उनके करियर को मैनेज किया, फाइनेंशियल फैसले संभाले और संजय को उन दोस्तों से दूर किया जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते थे। साल 2006 में राजकुमार हिरानी लेकर आए लगे रहो मुन्ना भाई, एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता, बल्कि लोगों के दिलों में गांधीगिरी का बीज बो दिया। अब पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह संजय के पक्ष में था, लेकिन जिंदगी ने फिर दस्तक दी। टाड़ा केस में फैसले का वक्त आ गया था। 28 नवंबर 2006 का दिन था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें जज PD कोड़े पर टिकी थी। कैमरे क्लिक कर रहे थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी जज की आवाज गूंजी, CBI ये साबित नहीं कर पाई कि संजय दत्त के घर जो हथियार मिले वो वही हैं जो टाइगर मेमन और उसके लोगों ने मुंबई धमाकों के लिए तस्करी किए थे। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा, इसलिए यह कहना गलत होगा कि संजय दत्त धमाकों की साजिश में शामिल थे। उनके कबूलनामे और सबूतों को देखकर यह साफ होता है कि उन्होंने ये हथियार अपनी खुद की सुरक्षा के लिए रखे थे। टाड़ा की धारा 5 के तहत वो दोषी नहीं माने जा सकते। मकसद साफ था। कोर्ट ने माना कि संजय ने गैरकानूनी हथियार रखे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। जज कोड़े ने कहा, मेरे हिसाब से संजय दत्त आतंकी नहीं है। फैसला सुनते ही दत्त परिवार की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये राहत ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई। 31 जुलाई 2007 को टाड़ा कोर्ट ने संजय को 6 साल की कठोर कैद की सजा सुना दी। संजय ने जैसे ही फैसला सुना, उनके चेहरे पर वही खामोशी लौट आई जो पहले भी कई बार जिंदगी ने उन्हें दी थी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए संजय ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। करीब 4 महीने बाद 27 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। संजय फिर से आजाद थे और उन्होंने दोबारा काम पर लौटना शुरू कर दिया। फिर आया 7 फरवरी 2008। संजय ने गोवा में अपनी साथी मान्यता से शादी कर ली। यह शादी बेहद निजी थी, लेकिन एक बात सबको चुभ गई।
उनकी बहनें प्रिया और नम्रता इस शादी में शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें मान्यता पसंद नहीं थी। संजय के लिए यह खुशी अधूरी सी रही। उसी वक्त संजय ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने का फैसला किया, राजनीति। सबको लगा वे अपने पिता की तरह कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सपा ज्वाइन कर ली। उस वक्त अमर सिंह के कहने पर सपा लगातार बॉलीवुड स्टार्स को जोड़ रही थी और संजय उसी लहर में बह गए। साल 2009 में सपा ने उन्हें लखनऊ से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया। संजय ने सिर पर लाल टोपी पहनी, रैलियां की, रोड शो किए, भीड़ में मुन्ना भाई के नारे गूंजते रहे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कानूनी दीवार सामने खड़ी हो गई। कानून कहता था, जिस व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, वो अपनी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और संजय को तो 6 साल की सजा मिली थी। संजय ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनके कन्विक्शन पर रोक लगाई जाए ताकि वे चुनाव लड़ सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, नहीं, संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ सकते। बस यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उनकी जगह सपा ने पूर्व मिस इंडिया नफीसा अली को उम्मीदवार बनाया। हालांकि सपा ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया ताकि वे प्रचार कर सकें, पर कुछ वक्त बाद संजय ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली। फिर संजय ने कैमरा और रोल्स की दुनिया में वापसी की। उनकी डबल धमाल, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्में आईं और चली। साल 2012 में अग्निपथ रिलीज हुई, जहां उन्होंने कांचा चीना के डरावने रोल से सभी को हैरान कर दिया। उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि संजू बाबा अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। संजय दत्त अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाए गए, लेकिन उनकी सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। कोर्ट ने कहा, संजय पहले ही 18 महीने जेल में रह चुके हैं, अब बाकी की सजा उन्हें काटनी होगी। 16 मई 2013 को संजय ने खुद मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पहले उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया, फिर ट्रांसफर करके पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कैमरे फिर से फ्लैश करने लगे, लेकिन इस बार मुन्ना भाई की मुस्कान गायब थी। बस एक खामोश शख्स था जो अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा था। एक स्टार, एक बेटा, एक इंसान, संजय दत्त। जेल के अंदर अब संजय दत्त सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं रहे थे, वो बन चुके थे कैदी नंबर 16,656। यरवड़ा सेंट्रल जेल का माहौल सख्त था, लेकिन संजय को रखा गया था फांसीवाड़ के ठीक पास वाली हाई सिक्योरिटी सेल में, वहां जहां आमतौर पर मौत की सजा पाए कैदी रखे जाते थे। उनकी सेल के बाहर करीब 100 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा बगीचा था। वही जगह थी जहां 4 गार्ड्स की कड़ी निगरानी में संजय हर रोज टहलते थे। बाकी कैदियों से बात करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। संजय की दुनिया बस 4 दीवारों में सिमट चुकी थी। हर सुबह ठीक 5:30 पर वो उठते, पूजा करते और फिर एक्सरसाइज शुरू करते। इसके बाद जेल का सादा नाश्ता और फिर काम। जेल प्रशासन ने उन्हें ऐसे काम दिए जो वो अपनी सेल के अंदर रहकर ही कर सकते थे। कभी वो बैत बनाते तो कभी कागज के थैले। धीरे धीरे संजय को एहसास होने लगा कि ये सजा शायद खुद को समझने का वक्त है। फिर एक दिन जेल प्रशासन ने एक नया काम सौंपा, रेडियो जेल का आरजे। और तभी हर दोपहर 12 से 1 के बीच जेल की दीवारों में गूंजने लगी एक आवाज, वेलकम टू रेडियो यरवड़ा, मैं हूं आपका अपना आरजे संजय दत्त। यह आवाज जेल के हर कोने तक जाती थी और कैदी मुस्कुरा उठते थे। संजय ने इस दौरान मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी शुरू की। गोदान, कफन, नमक का दरोगा, इन सब ने उनके भीतर एक अजीब सी शांति भर दी। उनके अच्छे व्यवहार की वजह से जेल प्रशासन ने उनकी सजा 60 दिन कम कर दी। फिर आया 25 फरवरी 2016। सूरज की पहली किरण जेल की दीवारों पर पड़ी और नीली जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट में संजय दत्त अपनी सेल से बाहर निकले। चेहरे पर दाढ़ी थी, माथे पर तिलक। जेल गेट पर पहुंचकर उन्होंने पलटकर देखा, तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने सलामी दी, झुके और मिट्टी को चूमा। कदम आगे बढ़े तो कैमरों की फ्लैश चमक उठी। बाहर उनका इंतजार कर रहे थे राजकुमार हिरानी,
अभिजीत जोशी और उनकी पत्नी मान्यता अपने जुड़वां बच्चों के साथ। घर पहुंचने पर बहन प्रिया दत्त ने जैसे ही उन्हें देखा, आंखों से आंसू बह निकले। वो पल सिर्फ एक इंसान की आजादी नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी के पूरे होने जैसा था। साल 2018 में राजकुमार हिरानी ने उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई, संजू। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे शोहरत और बर्बादी दोनों ने मिलकर संजय को बनाया। फिल्म में यह भी दावा किया गया कि संजय के 308 महिलाओं से रिश्ते थे और खुद संजय ने द कपिल शर्मा शो में मुस्कुराते हुए कहा, हां भाई, गिना तो था, आगे गिनने की हिम्मत नहीं हुई। संजू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। लोगों ने फिल्म देखी, हंसे, रोए और महसूस किया कि पर्दे का मुन्ना भाई असल जिंदगी में भी इंसान ही है। लेकिन किस्मत का एक और इम्तिहान बाकी था। अगस्त 2020 में अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और रिपोर्ट आई फेफड़ों का 4था स्टेज कैंसर। उसी वक्त वो कमरे में अकेले थे। पत्नी मान्यता दुबई में थी। डॉक्टर ने जब खबर सुनाई तो संजय कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इलाज नहीं करवाऊंगा, अगर मरना है तो मर जाऊंगा। उसी वक्त संजय ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने का फैसला किया, राजनीति। सबको लगा वे अपने पिता की तरह कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए संजय ने सिर पर लाल टोपी पहनी, रैलियां की, रोड शो किए, भीड़ में मुन्ना भाई के नारे गूंजते रहे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले कानूनी दीवार सामने खड़ी हो गई। कानून कहता था, जिस व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, वो अपनी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और संजय को तो 6 साल की सजा मिली थी। संजय ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनके कन्विक्शन पर रोक लगाई जाए ताकि वे चुनाव लड़ सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, नहीं, संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ सकते। बस यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उनकी जगह सपा ने पूर्व मिस इंडिया नफीसा अली को उम्मीदवार बनाया। हालांकि सपा ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया ताकि वे प्रचार कर सकें। पर कुछ वक्त बाद संजय ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली। फिर संजय ने कैमरा और रोल्स की दुनिया में वापसी की। उनकी डबल धमाल, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्में आईं और चली। साल 2012 में अग्निपथ रिलीज हुई, जहां उन्होंने कांचा चीना के डरावने रोल से सभी को हैरान कर दिया। उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि संजू बाबा अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। संजय दत्त अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाए गए, लेकिन उनकी सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। कोर्ट ने कहा, संजय पहले ही 18 महीने जेल में रह चुके हैं, अब बाकी की सजा उन्हें काटनी होगी। 16 मई 2013 को संजय ने खुद मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पहले उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया, फिर ट्रांसफर करके पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कैमरे फिर से फ्लैश करने लगे, लेकिन इस बार मुन्ना भाई की मुस्कान गायब थी। बस एक खामोश शख्स था जो अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा था। एक स्टार, एक बेटा, एक इंसान, संजय दत्त। जेल के अंदर अब संजय दत्त सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं रहे थे, वो बन चुके थे कैदी नंबर 16,656। यरवड़ा सेंट्रल जेल का माहौल सख्त था, लेकिन संजय को रखा गया था फांसीवाड़ के ठीक पास वाली हाई सिक्योरिटी सेल में, वहां जहां आमतौर पर मौत की सजा पाए कैदी रखे जाते थे। उनकी सेल के बाहर करीब 100 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा बगीचा था। वही जगह थी जहां 4 गार्ड्स की कड़ी निगरानी में संजय हर रोज टहलते थे। बाकी कैदियों से बात करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। संजय की दुनिया बस 4 दीवारों में सिमट चुकी थी। हर सुबह ठीक 5:30 पर वो उठते, पूजा करते और फिर एक्सरसाइज शुरू करते। इसके बाद जेल का सादा नाश्ता और फिर काम। जेल प्रशासन ने उन्हें ऐसे काम दिए जो वो अपनी सेल के अंदर रहकर ही कर सकते थे। कभी वो बैत बनाते तो कभी कागज के थैले। धीरे धीरे संजय को एहसास होने लगा कि ये सजा शायद खुद को समझने का वक्त है। फिर एक दिन जेल प्रशासन ने एक नया काम सौंपा, रेडियो जेल का आरजे। और तभी हर दोपहर 12 से 1 के बीच जेल की दीवारों में गूंजने लगी एक आवाज, वेलकम टू रेडियो यरवड़ा, मैं हूं आपका अपना आरजे संजय दत्त।
यह आवाज जेल के हर कोने तक जाती थी और कैदी मुस्कुरा उठते थे। संजय ने इस दौरान मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी शुरू की। गोदान, कफन, नमक का दरोगा, इन सब ने उनके भीतर एक अजीब सी शांति भर दी। उनके अच्छे व्यवहार की वजह से जेल प्रशासन ने उनकी सजा 60 दिन कम कर दी। फिर आया 25 फरवरी 2016 का दिन। सूरज की पहली किरण जेल की दीवारों पर पड़ी और नीली जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट में संजय दत्त अपनी सेल से बाहर निकले। चेहरे पर दाढ़ी थी, माथे पर तिलक। जेल गेट पर पहुंचकर उन्होंने पलटकर देखा, तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने सलामी दी, झुके और मिट्टी को चूमा। कदम आगे बढ़े तो कैमरों की फ्लैश चमक उठी। बाहर उनका इंतजार कर रहे थे राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी और उनकी पत्नी मान्यता अपने जुड़वां बच्चों के साथ। घर पहुंचने पर बहन प्रिया दत्त ने जैसे ही उन्हें देखा, आंखों से आंसू बह निकले। वो पल सिर्फ एक इंसान की आजादी नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी के पूरे होने जैसा था। साल 2018 में राजकुमार हिरानी ने उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई, संजू। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे शोहरत और बर्बादी दोनों ने मिलकर संजय को बनाया। फिल्म में यह भी दावा किया गया कि संजय के 308 महिलाओं से रिश्ते थे और खुद संजय ने द कपिल शर्मा शो में मुस्कुराते हुए कहा, तो पाजी ये 308 गर्लफ्रेंड वाला जो चर्चा था, ये भाभी को पहले से पता था कि उनको फिल्म देख के पता चला कि ये क्या व्हाट? यार ये जब फिल्म रिलीज हुई तो पूछा गया। अच्छा, तो मैंने बोला पुरानी बातें भूल जाओ, अभी क्या। संजू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। लोगों ने फिल्म देखी, हंसे, रोए और महसूस किया कि पर्दे का मुन्ना भाई असल जिंदगी में भी इंसान ही है। लेकिन किस्मत का एक और इम्तिहान बाकी था। अगस्त 2020 में अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और रिपोर्ट आई फेफड़ों का 4था स्टेज कैंसर। उसी वक्त वो कमरे में अकेले थे। पत्नी मान्यता दुबई में थी। डॉक्टर ने जब खबर सुनाई तो संजय कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इलाज नहीं करवाऊंगा, अगर मरना है तो मर जाऊंगा। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं टूट गया तो मेरा परिवार भी टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने डायरेक्टर राकेश रोशन की सलाह पर डॉक्टर सेवंती लिमय से इलाज शुरू किया। छाती में एक पाइप डाला गया, लेकिन संजय ने डॉक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, 2 हफ्ते में यह पाइप निकल जाएगा, बस देखना। डॉक्टरों के मुताबिक कीमोथेरेपी के बाद भी वो हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे। वो दर्द से लड़े, कमजोरी से लड़े, लेकिन हारे नहीं। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई, संजय दत्त पूरी तरह ठीक है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। शोहरत, दौलत, नशा, सजा और फिर वापसी। लेकिन असली बात यह है कि संजय दत्त ने जिंदगी से जो सीखा वो हर गिरने वाले इंसान के लिए सबक है। जिंदगी चाहे जितनी भी तोड़ दे, अगर दिल में हिम्मत बाकी है तो वापसी हमेशा मुमकिन है। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो सोचिए, हर स्टार के पीछे एक इंसान छिपा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आंखें खुली रखिए। रिवीलिंग आईज।